औद्योगिकरण का युग का मकसद क्या है? मशीनों के बारे में जानकारी देना, कैसे कैसे मशीनों ने लोगों की जिंदगी आसान कर दी। तो ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने उस दौरान जो है वो एक पोस्टर छापा था। म्यूजिक कंपनी थी ईटी पॉल, उन्होंने पोस्टर छापा था, डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन मतलब होता है सुबह, सेंचुरी सेंचुरी मतलब कि शताब्दी की, शताब्दी की सुबह, है ना। तो बहुत सारे आविष्कार हो रहे थे, इसलिए ये वाला चैप्टर जो है वो आविष्कारों को डेडिकेटेड है, कैसे जी जिंदगी आसान होती गई। प्राच्य शब्द आता है, कल देखा था उसका मतलब। प्राच्य आधुनिकरण, प्राच्य मतलब एशिया को बोला जाता था। प्राच्य देश किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और पोस्टर था जिसमें मैकेनिक को जो है वो जादूगर के रूप में दिखाया था। हम्म इसमें आधी औद्योगिकरण का एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, आपसे बनना चाहिए। कैसे गिल्ड्स ने जो है, गिल्ड से बचने के लिए सौदागर कैसे किसानों की तरफ रुख करते हैं, और किसान कैसे जो है वो मशीनों के माध्यम से बुनाई की प्रक्रिया चालू करके अपनी अलग से आमदनी शुरू कर देते हैं। जब खाली होते हैं, खाली टाइम में बुनाई की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो गिल्ड्स को कैसे उन्होंने, सौदागरों ने चकमा दिया या फिर उनको दरकिनार करते हुए किसानों को कैसे लाभ पहुंचा, ये हमने इसमें देखा था। स्टेपलर फ्लो कार्डिंग के बारे में कल देख लिया था कि ये क्या होते हैं। इस पर क्वेश्चन बन सकता है स्टेपलर फ्लो कार्डिंग पर, 2 2 नंबर के। उसके बाद आता है कारखानों का उदय, कारखाने लगने लगे, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है धुआं निकलता हुआ, बीच में लाइट जलती हुई, लंदन का एक सीन है। लंकाशायर की एक कॉटन मिल सी टर्नओवर द्वारा बनाया गया चित्र। लंदन न्यूज़ 1925। कलाकार ने कहा, अगर उस नम मौसम के नजरिए से देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया दुनिया में सूत कटाई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है। तो ये पेंटिंग है एक, जिसमें लंकाशायर की एक कॉटन मिल के बारे में दिखाया हुआ है, कैसे चमक दमक रही है और रौनक बढ़ा दी है उसने उस शहर की, क्योंकि वहां पर कॉटन बन रहा होता है ना। तो वो एक अलग ही दिखती है। जैसे अभी आप देखोगे, कभी आप डी मॉल साइड गए होंगे तो कौन कौन नहीं जाना चाहेगा डी मॉल के अंदर। आपका ही मन होगा कि अगर कोई त्योहार, कोई पावन वगैरह कुछ भी हो, तो वहाँ घूमने के लिए जाएं, है ना। तो लोग बागों का ड्रीम होता था कि इस मील में काम करेंगे वो, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी विशाल और इतना टाइम, इतने मशीनें उसमें चल रही हैं लोग बाग। तो वो बड़ा प्लांट दिखता ही है ना अलग। तो इसी कारण से इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ। 18वीं सदी का आखिरी मतलब 1790 के टाइम। कॉटन का नए युग का पहला प्रतीक थी। सबसे पहले कॉटन की मिल ही जो है वो स्थापित की गई थी। 1760 में ब्रिटेन अपने कच्चे उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। तो ये कच्चा कपास जो है, आपने उसमें भी देखा था इसके पहले वाले में, कैसे ब्रिटेन पहले मंगाता था कपड़े, फिर उसके बाद भारत से वो कपास मंगाने लगा था। तो ये उसी का असर है। उस चैप्टर में देखा था अपन ने, भारत से कपास निर्यात जो है वो बढ़ गया था, और कपड़ा निर्यात घट गया था। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्योग लगने लगे थे, ये कपड़ा बनाने की मशीनें आ गई थी इसमें। 18वीं सदी में ऐसे कई आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन की कुशलता बढ़ा दी। कार्डिंग, ऐंठना व कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी गई। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजदूर धागों व रेशों के उत्पादन होने लगा था। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा रूप की रूपरेखा सबसे पहले रखी। तो ऑब्जेक्टिव बनता है, सूती कपड़ा मिल की सबसे पहले रूपरेखा, मतलब कि भाई मिल को डिजाइन करना पड़ेगा ना, कि कहाँ से रुई आएगी, कैसे उसका तागा बनेगा, तागा से कैसे धागा बनेगा, धागे से को कैसे बुना जाएगा, कैसे बुनने के बाद जो है उसको फोल्ड किया जाएगा। पूरी एक रूपरेखा होना चाहिए ना, ताकि आसान हो काम करने में। तो वो रूपरेखा सबसे पहले रिचर्ड आर्कराइट ने जो है वो प्रस्तुत की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था, यह काम लोग अपने घर घर पर ही करते थे। वो उनसे गिल्ट से बचने के लिए किसानों ने जो है वो घरों में करने, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथ में आ गई। कई हद तक मुझे लगता है कि ये गिल्ड्स का ही काम था। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो पाया था। लोग बाग घर में अगर कागज बना रहे होंगे तो फिर वो घर में कैसे कोई जांच करने के लिए जाएगा कि मजदूर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो ये वाली चीज होती थी कारखानों में, जो प्लांट वो होता था बनाने का काम, उसमें नजर रखी जा सकती थी, आसानी होती थी उत्पादन में। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार,
कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब कि फैक्ट्रियों के विकास तक ही सीमित था? पहला। इसका मतलब है नहीं। पहला सूती उद्योग, ये बता रहा है स्पीड कैसे कैसे चेंज हुई है ना, गतिविधि। जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप के बजाय औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह इस बात का बढ़िया उदाहरण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए हैं वह इस बात से तय होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन की किसी ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसे अपने माता पिता या शिक्षक आदि वयस्क लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन आपको वो महत्वपूर्ण लगती है। कितना अच्छा असाइनमेंट है ना, बहुत अच्छा असाइनमेंट है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये छोटी सी बात है तो लोग बाग मना कर देते कि अरे इस पे ध्यान मत दो, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। कोई रिसेंटली बता सकता है किसी के साथ घटना हुई हो, बड़ों ने बोल दिया कि नहीं इस पे ध्यान मत दो, लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट थी? नहीं होना चाहिए था ऐसा। कोई शेयर करना चाहेगा ऐसा? चलो, कोई नहीं, प्रैक्टिकल वाले दिन भी हो सकता है ऐसा कोई घटना घटी हो। हाँ, जो बाकी लोगों के लिए मायने नहीं रखती लेकिन आपके ध्रुव के लिए रखती होगी। ध्रुव के साथ घटी है घटना। जो ध्रुव के बैच में थे उनको मालूम होगा। मैंने बोल दिया उस पर ध्यान मत दो, हो जाएगा वो ठीक, लेकिन आपके लिए मायने रखता है वो। खैर, पहला सूती उद्योग और कपड़ा उद्योग, ये दिए हुए हैं कैसे कैसे उद्योगीकरण बढ़ा, मतलब उद्योग कैसे बढ़ा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। तो पहला सबसे ज्यादा जो था वो कपास था। 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा बन गया? कपास वस्त्र निर्माण, क्योंकि कपड़े पहनना लोग अब नहीं छोड़ने वाले थे और स्टार्टिंग में उसी पे सबसे ज्यादा। इसके बाद लोहा और स्टील पहले चरण उद्योग आगे निकल गए। कपड़े को पीछे छोड़ दिया लोहा, क्योंकि इमारतें बनने लगी थी 1840 के दशक में इंग्लैंड में। 1860 के दशक से उसके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा, फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन में लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी। तो स्टार्टिंग में पहले कपास चला, उसके बाद उसकी जगह ले ली लोहा और इस्पात ने, क्योंकि लो ट्रेन वगैरह बन रही थी उसमें सब में लोहा चाहिए, ट्रेन के साथ साथ बिल्डिंग वगैरह सब में। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योग को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी, मतलब ये बता रहा है कि कैसे ये औद्योगिकरण की रफ्तार कैसी थी, तेज थी कि मधी। तो पहले चरण में बोला कि पहले कपास आया, फिर लोहा स्टील जो है वो आगे बढ़ा। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। मतलब मशीनें स्थापित हो तो गई थी, लेकिन अभी भी जो परंपरागत रूप से कपड़ा बन रहा था वो उसमें अभी भी लोग बाग ज्यादा मात्रा में लगे हुए थे, वो अभी भी ज्यादा था, है ना। तीसरा, यद्यपि परंपरागत उद्योग में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे, मतलब पूरी तरह से बंद भी नहीं हुए थे। खाद्य प्रसंस्करण, मतलब फूड प्रोसेसिंग, जैसे टमाटर से केचप बनाना, आलू से चिप्स बनाना। निर्माण, निर्माण मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग। पॉटरी मतलब कि जो बर्तन बनाना चीनी मिट्टी के। कांच के काम, चर्म शोधन, चर्म शोधन मतलब जानवरों की चमड़ी को शोधन करके उसके बेल्ट बनाना, पर्स बनाना, जूते बनाना, वगैरह वगैरह वगैरह। फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। ये छोटे छोटे, इस पे कारखानों को कोई असर नहीं पड़ा, ये बोलना चाह रहे हैं। चौथा, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। टेक्निक जो आ रही थी वो धीमी थी, इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं आ रही थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी, सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक पर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी। अनिकेत, आपका माइक बार बार म्यूट हो जाता है। आज मेरे को बोलना पड़ा क्योंकि इसके पहले भी हुआ है। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी, उनकी मरम्मत पर काफी खर्चा आता था। तो चौथा रीजन ये भी था कि तकनीक बहुत धीरे धीरे आ रही थी और महंगी थी। अगर मशीनें खराब हो जाएंगी तो उसको रिपेयर करने में भी बहुत खर्चा आता था। इसलिए लोग बागों ने एकदम से चेंज नहीं हुआ, मतलब ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ कि जो है वो लगातार लोग फैक्ट्री एकदम से चेंज हो गई, पूरी मशीनें ही मशीनें आ गई, है ना। एकदम से चेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। तो ये भाप के इंजन से जुड़े ऑब्जेक्टिव हैं इस पैराग्राफ में, जबरदस्त।
जेम्स वाट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए। सबसे पहले जो बनाया था उसने न्यूकॉमेन ने इंजन बनाया था भाप का, है ना। उसमें सुधार किसने किए? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने सुधार किया और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करवा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया था। उत्पादन मतलब पैसे जो दिए थे वो मैथ्यू बुल्टन ने दिए थे। इसकी वजह किया किसने था? जेम्स वॉट ने, है ना। सुधार किसने? सबसे पहले इन्होंने दिया था लेकिन उसमें गड़बड़ी थी। सुधारा किसने? जेम्स वॉट ने। अगर ऑब्जेक्टिव आता है भाप का इंजन किसने बनाया, तो आपको लिखना पड़ेगा जेम्स वॉट ने। और 1871 में इन्होंने पेटेंट करवाया था। इस मॉडल का उत्पादन उनके उद्योगपति मैथ्यू, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। भाप का इंजन बन के तैयार था 1871 में, लेकिन खरीदार नहीं मिले। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के केवल 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 ऊन उद्योगों में और बाकी खनन, नया निर्माण, लोह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय तक। भाप के इंजन, इंजन का मतलब भाई ये नहीं है ट्रेन को चलाना है। भाप के इंजन मतलब कि किसी भी चीज, इंजन क्या करता है? टायर को घुमाने का काम करता है। तो देखो कहाँ कहाँ यूज हो सकता था। यहाँ देखा, देखो सूती उद्योगों में इंजन चलेगा, वो घूमेगा तो चरखी घूमेगी, चरखी से घूमने से बहुत सारे काम हो सकते हैं। बुनाई का काम भी हो सकता है, कताई का काम भी हो सकता है, धागे बनाने का काम भी हो सकता है, ढेर सारे काम हेलो। हो सकते हैं। 9 ऊन उद्योगों में भी, ऊन उद्योगों में भी क्या, जो ऊन मिलता है ना जो भेड़ों से, उसको जो है फोल्ड करना, उससे वो बनाना, उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल करना। भाप के इंजन जो है वो घुमाने का काम करते थे। और आप देखोगे जो धागा बनता है वो कुछ नहीं है एक्चुअली में, बस दो जो छोटे छोटे रेशम मतलब जो पतले धागे होते हैं उनको फोल्ड करके ही ऊन बनाया जाता है। तो वो घुमाने का मशीन कर रही होती थी, इंसान का काम बच जाता था, तेजी से कर पाती थी वो इंसानों की तुलना में। भाप के इंजन केवल रेलवे में ही जरूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पर देखो एक डायग्राम बना हुआ है कि भाप के इंजन से जो है ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो ये पूरी इतनी सारी चीजें जो है वो लगातार घूम रही होंगी, इससे घूम रही होंगी। और ये बंदा इसको कंट्रोल कर रहा है, बस एक बंदा ही कितनी सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए वस्त्र निर्माण कर रहा है, कपड़े बनने के लिए निर्माण कर रहा है। भाप के इंजन इधर भी काम आते थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। तो अब इतिहासकार इस पर सहमत हो गए कि जरूरी नहीं है वो मशीनों पे ही काम करते थे। अब जो है वो ये भी मान रहे हैं इतिहासकार कि नहीं, वो पारंपरिक तरीके से जो है वो काम करते थे, है ना। वो 1830 की एक कताई फैक्ट्री, कताई मतलब कि धागा बनाना, कताई मतलब सुई से धागा बना, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, दोनों ही बहुत ज्यादा काम थे। विल थॉर मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक थे। नहीं, नाम इतना जरूरी नहीं। वो एक बता रहे हैं कि कैसे जो है वो काम का नुकसान होने लगा था धीरे धीरे औद्योगिकरण के कारण से। जो रियल हाथ से काम करने वाले मजदूर थे उनका जो है नुकसान हो रहा था। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है पहले वाले में। क्या है वो बात? वो बात है कि अभी भी विक्टोरियन काल के ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। जैसा कि आप जानते होंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाता है। काम को करने वाले के लिए 10 लोग उपलब्ध हैं भाई, आप नहीं करोगे दूसरा करने को तैयार हो जाएगा। भारत में यही परेशानी है, मजदूर बहुत ज़्यादा। आप यकीन नहीं मानोगे, कनाडा में अगर आपको एक नॉर्मल से काम के लिए बिजली के इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना है ना, तो आपको एक पूरे दिन की कीमत देना पड़ती है, उसके आने के चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहीं आप इंडिया में अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, बेचारे आने का खर्चा तो लेगा ही नहीं, बस जो उसको जो सुधारने का काम होगा बस 100-200 रुपये में काम कर, क्योंकि दूसरे लोग करने को तैयार है ना, इसलिए। भारत में बहुत सारे लोग हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा करने को तैयार हो जाएगा। दिमाग में टीचिंग को लेकर चल रहा था इसका खैर जाने दो। उन्हें ऐसी मशीनों से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, उद्योगपतियों को जो है वो मशीनों में दिलचस्पी क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको लगता था, अभी आएगा एक चीज, दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला हो। मशीनों पर खर्चा क्यों करेंगे? जब मजदूर है उनको हम वेतन दे सकते हैं, तो फिर मशीनों पर खर्चा क्यों करेंगे? बिगड़ जाए तो फिर मैकेनिक को पैसा कौन देगा? वो लोग मजदूरों से काम करना प्रेफर कर रहे थे। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी।
गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर के पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई की सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता, मतलब एक तरह से ये था, मजदूरों की जरूरत पड़ती थी ना, वो मौसम के हिसाब से पड़ती थी, कभी जरूरत पड़ रही है कभी नहीं पड़ रही है। जैसे अब क्रिसमस आ गया है, ठंड पड़ने लगी है, तो अब जहाज क्या होंगे, बर्फ में चल नहीं पाएंगे इतने ज्यादा, उनकी मरम्मत वगैरह का काम होगा, तो इस दौरान काम बढ़ जाता था। लेकिन बाद में फिर वो जैसे ही जहाज चले जाते थे यात्राओं पे गर्मी के दौरान, तो फिर काम खत्म। कभी पड़ रही कभी नहीं पड़ रही थी, ऐसा था, ऐसा मामला चल रहा था। अच्छा, इसमें देखना, अब यहाँ पर बहुत सारे उत्पाद, एक क्वेश्चन भी आता है इसमें से, बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार, जो अमीर लोग थे ना, ये लोग ब्रिटेन में के जो लोग, वो लोग बहुत वो क्वालिटी पे ज्यादा, क्वांटिटी पे नहीं, वो क्वालिटी पे ज्यादा। जैसे हथौड़े की डिजाइन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुड़ाइयाँ बनाई जा रही थी। हथौड़ा भी स्टाइलिश चाहिए, मशीनों से एक तरह का ही बनेगा, हाथ से बनेगा तो उसमें कढ़ाई की जा सकती है, डिजाइनिंग की जा सकती है, बहुत सुंदर दिखेंगे। तो वो लोग, पैसा ज्यादा था ना, तो वो उनको हथौड़े से क्या काम करना, कीली तो पीटना है, सिंपल हथौड़ा नहीं चाहिए, डिजाइन वाला हथौड़ा चाहिए। तो वो अभी भी हाथ से बने हुए चीजों पर ज्यादा फोकस रहते थे। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीजों को तरजीह देते थे। तो ये क्वेश्चन आता है, हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था, उनका डिजाइन अच्छा होता था, मशीनों से बनने वाले उत्पादों में उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। मतलब भारत जैसे देशों में वो लोग हाथ से बनी हुई चीज खरीदते, क्यों, विलासित, भाई हम अमीर हैं, हमको दिखाना है कि देखो हैंडमेड है, कितना महंगी चीज है, हम खरीद रहे हैं, दिखावा करने। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है, वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि कम से कम मजदूरों में इस्तेमाल करने में अपना काम, सही, जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, मजदूरों की जिंदगी। तो बेघर और भूखे सैमुअल लुएक फिल्डेस की पेंटिंग 1874। मजदूरों की हालत अब बिगड़ने लगी थी जब से औद्योगिकरण होना शुरू हो गया था। यहाँ पर जो है स्पिनिंग जेनी का जो है वो डायग्राम बना हुआ है। इसमें तकलियां होती थी, ये कताई का काम करती थी स्पिनिंग जेनी। कताई मतलब रेशो से धागा बनाना, है ना। तो स्पिनिंग जेनी के कारण से इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है, स्पिनिंग जेनी पर महिलाओं ने हमले क्यों किए। रीजन यही था, मजदूरों को लग रहा था कि उनकी नौकरी जा रही है, मशीनें जो है वो 10 लोगों का काम एक बंदे पे आ जा रहा है, एक बंदा जो है 10 लोगों के बराबर काम कर पा रहा है मशीनों के कारण से, इसलिए जो है स्पिनिंग जेनी पे कई जगह पर जो है वो हमला भी हुआ था। तो यहाँ पर मजदूरों की बात लिखी हुई है, कैसे उनकी नौकरी जो है वो प्रभावित होती थी, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव चले जाते थे, जहाँ इस समय काम निकलने लगता था। तो शहरों में ठंड के टाइम में काम निकलता था, क्रिसमस के टाइम में काम निकलता था, फिर वापस चले जाते थे वो गाँव। तो मजदूरों की हालत खराब थी, सीधी सी बात है, ये लिखा हुआ है। हम्म कोयला मजदूर और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था, शुरू में वे अड़ियल ढंग से आगे बढ़े, ऊन उत्पादन में आई अपनाई गई मशीनों में टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने लगी थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था, आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर के जाने के लिए तैयार किया। तो एक मजिस्ट्रेट ने 1790 की एक घटना के बारे में बताया, जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की कंपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। तो वो लिखा हुआ है, तो महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी पर हमला किया था। अ, नए शब्द, स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। ऑब्जेक्ट इसकी भरमार है ये चीज। स्पिनिंग जेनी क्या थी, किसने बनाई थी, कब बनाई थी, महिलाओं ने उस पर हमला क्यों किया, ये क्वेश्चन है पूरा। हम जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी बनाई थी। कताई की प्रक्रिया को तेज कर दी थी, कताई की प्रक्रिया मैंने पहले ही बता दी। मजदूरों की मांग घटा दी, एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। बेरोजगारी का कसंक के कारण मजदूरों में नई प्रौद्योगिकी चिढ़ते थे। अब उद्योग में स्पिनिंग जेनी का मशीन का इस्तेमाल होने लगा, तो हाथ से ऊद काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनें पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। उपनिवेश किसको, जब ब्रिटेन ने अपने दूसरे देश जहां पर कब्जा कर रखा था वहां पर औद्योगिकरण का क्या असर पड़ा। भारत कपड़े का युग, और यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर से जो है वो प्रतिद्वंद दिखाई देता है।
बुनकरों का क्या हुआ ये भी दिखाया जाता है, बुनकरों की हालत खराब हुई थी भारत में मैसेज। ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसमें, पढ़ते हैं उसको। फैक्ट्रियों का आना, फिर ये वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है जिसमें जमशेदजी जी प्रारंभिक उद्यमियों के बारे में लिखा हुआ है। अम, फिर उसके बाद लघु उद्योग अभी तो टाइम है चैप्टर में अच्छा खासा। चलो देखते हैं एक एक टॉपिक। कहानी मेरे पास थोड़ी सी कम है इसमें। भारतीय कपड़े का युग। भारतीय कपड़े का युग था, एक टाइम था जब भारत के कपड़े का बोलबाला था, क्योंकि बारीक कपास बहुत जबरदस्त तरीके से होता था। मशीनों उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती कपड़ों का ही दबदबा रहता था। अपन ये पहले भी देख चुके हैं, भूमंडल का तो विश्व के बनने में भी देख चुके हैं। एक समय था जब भारत का कपड़ा जो है वो ब्रिटेन और बहुत पूरे यूरोप में जो है वो जाता था, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन बाद में फिर यूरोप ने क्या करा, कच्चा माल खरीदने लगा, कपास खरीदने लगा। तो यहाँ से रहने वाले महीन कपास जो है बहुत ज्यादा कीमती होता था। आर्मीनियम और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ चीजें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिम उत्तर सीमा के पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान के पार ले जाया जाता था। पूर्व औद्योगिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। लाल सागर में बता चुका हूँ कहाँ पर है। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टम विशाखापट्टनम अभी के जमाने में। और प्रदेश का नाम है, गलत तो नहीं बोलूंगा, आंध्र प्रदेश। हाँ, गलती से उड़ीसा बोल दिया था, आंध्र प्रदेश। और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। तो देखना यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र आया है, सूरत बंदरगाह, कोरोमंडल पर मछलीपट्टम बंदरगाह और बंगाल में हुगली, है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया, ये तीन बंदरगाह पहले प्रमुख थे अंग्रेजों के आने से पहले, यहीं से व्यापार चला। देखना आप कैसे नाटक किया अंग्रेजों ने, फिर से कहानी आएगी। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे, निर्यातक को पहुंचा, जिस भी देश में जा रहा है ना माल उधर पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर निगम नगर देश के भीतर इलाकों से जुड़े हुए थे। सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, मतलब एक पूरा सिस्टम तरह बना हुआ है। यहाँ से कपड़ा जाएगा, मतलब माल जाएगा अलग अलग बंदरगाहों से अलग अलग देशों में, वहां पर उतरेगा, वहां पर उतारने वाला अलग है, फिर उस माल को मार्केट तक ले जाने वाला अलग है, वहां पर वो जो सौदागर बुनकर होते थे उनको पेशगी देने वाले अलग हैं। सौदागर जो होते थे वो लेके खरीदते थे और फिर उसके वहां पर बेचते थे, तो प्रॉफिट जो होता था वो शेयर किया जाता था। पूरा सिस्टम बना हुआ था। 1750 के दशक तक आते हैं, भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने लगा था। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेजों को समझ में आ गया था भारत कैसे व्यापार कर रहा है ना। अब क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों की कई तरह की रियायतें हासिल करी और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाला निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले की जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला कुल मूल्य 1.5 करोड़ था। 1740 के दशक तक आने लगते 30 लाख हो गया। मतलब एकदम से बहुत ज्यादा अंतर आ गया। 40 साल में, 40-50 साल में ये 1.5 करोड़ से घटकर 30 लाख आ गया। बहुत कम हो गया था। तो हमारे जो तीन बंदरगाह थे ना, सूरत, विशाखापट्टनम मतलब मछलीपट्टनम और हुगली कोलकाता में, ये तीनों हमारे जो बंदरगाह थे, अब धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो नए बंदरगाह विकसित करने लगे थे। और यहाँ से जो है सूरत व हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बम्बई कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजों और जो हमारे यूरोपीय वो थे व्यापारी, उन्होंने अपने नए बंदरगाह विकसित कर लिए थे। इन तीन, सूरत, हुगली और मछलीपट्टनम के अलावा बम्बई कलकत्ता की स्थिति सुधरने लगी थी। ये जो है पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। अंग्रेज ताकतवर हो रहे थे, उसका संकेत था। नए बंदरगाह मतलब आप समझ रहे हो क्या हुआ। सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली से अच्छा खासा व्यापार चलता था, सब कुछ भारतीयों के कंट्रोल में था। लोन लेने से लेकर, सौदागरों से लेकर, पेशगी देने जाने तक सब कुछ इंडिया के कंट्रोल में था। अंग्रेजों को पता जैसे ही चला तो इन्होंने जो है वो पहले नवाबों, दूसरे जो पोर्ट थे उनको विकसित करना शुरू करा, वहां के राजाओं से रियायतें ली और नए पोर्ट बनाना विकसित विकसित करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि उनको अपना माल बेचना था, भारत का माल कम करना था। इन्होंने धीरे धीरे अपने बंदरगाह विकसित करते चले गए। बुनकरों का क्या हुआ? जो बुन रहे थे कपड़ा, उनका क्या हुआ?
1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत का कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था। यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, इसलिए कंपनी की भारत से होने वाली कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। स्टार्टिंग में तो यही करा उन्होंने, भारत से कपड़ा आयात करते रहे। 1760 और 70 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापार भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदा का खूब मोल भाव करते थे। बुनकरों की खूब चली क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। डच भी खरीद रहे हैं, अंग्रेज भी खरीद रहे हैं, फ्रांसीसी भी खरीद रहे हैं, पुर्तगाली मतलब पोर्टुगीज, पुर्तगाल, नॉर्थ दक्षिण अफ्रीका के लोग, वो भी खूब खरीद रहे हैं। डच भी खरीद रहे हैं, फ्रांसीसी भी, और लोकल लोग भी खरीद रहे हैं। तो बुनकरों और व्यापारियों की चांदी हो जाती थी। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया है। इतिहास में मिलता है ये चीज कि उस टाइम जो है 1760 और 70 के दशक में फिर चेंज हुआ। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा कम खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था रखा। अब क्या किया उसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारतीय व्यापारों का सत्यानाश किया, देखो। पहला, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी और दलालों को खत्म करने तथा अपने जो व्यवस्था बनी हुई थी ना, जो कारीगर से कपड़ा लेके जा रहा है बंदा वहां से समुद्र पत्तन तक लेके बंदरगाह तक, बंदरगाह को खत्म करने से मान नहीं चला। अब जो है उन्होंने व्यवस्था पर चोट करी। कैसे करी वो देखते हैं। एक काम करते हैं, आधा आधा पोर्शन खत्म हो गया है, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो ताकि अ, अपन देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बंदरगाहों पर कब्जा नहीं किया। अब अपनी जो हमारी प्रोसेस बन गई थी पूरी, बुनकरों से लेकर दूसरे देश तक माल जाता था, उससे जो पूरी लोन लेने से लेकर चुकाने तक सब कुछ जो व्यवस्था बनी हुई थी, अंग्रेजों ने कैसा नाटकीय रूप से उसको खत्म किया। व्यवस्था कैसे खत्म की वो, और अपनी व्यवस्था, ताकि उनको जो है, तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि वो व्यवस्था देख सके।